हम लोग पढ़े हुए थे वन डायमेंशनल अरेंजमेंट में हम लोग ये था, ये पढ़ के आए हुए हैं पिछले लेक्चर में कि एटम जो है सिर्फ एक एक्सिस पर फैला हुआ हो तो इसको बोलेंगे कि इसमें सिर्फ लेंथ है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जब सिर्फ एक एक्सिस पर एटम फैला हुआ हो या बोलोगे अरेंज हो, तो हम लोगों ने पढ़ा था इसमें ये डिस्टेंस जब हम a मान लें, यहाँ से ये दूरी, तो हमने रिलेशन बताया कि ये इधर से r है, इधर भी r है, तो a बराबर हो जाएगा 2r। तो इस तरीक़ा से ये एक रिलेशन ये बताया गया था। इसमें ये भी चीज़ था कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताया गया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछा जाए 1D में तो आप अपने मन से 2 लिख के आओगे, लेकिन जब मेंशन कर दें कि कोऑर्डिनेशन नंबर कॉर्नर मोस्ट एटम का क्या होगा, कॉर्नर मोस्ट एटम का, तो 1 हो जाएगा। जो लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में, उसको सिर्फ एक एटम टच करेगा, उसके बगल वाला, तो ये कॉर्नर मोस्ट एटम का, ये भी 1D में कॉर्नर मोस्ट एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ से ये चीज़ पढ़ना है कि यहाँ से 1D से 2D की तरफ कैसे मूव करेंगे। तो 2D की तरफ मूव करने के लिए अपने पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, और वो 2 ऑप्शन क्या है, तो ध्यान दोगे 2 ऑप्शन जो है वो आप इस तरीक़ा से कर सकते हो कि एक ऑप्शन है अपने पास कि एटम को आप एटम के सामने सामने रखते चले जाओ, और दूसरा ऑप्शन है, वहाँ पर भी पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था कि दूसरा ऑप्शन है कि इस गड्ढा में एटम को रखते चले जाओ। तो यहाँ से 2 अरेंजमेंट आ जाएगा। मतलब 1D हम लोग पढ़ें इसीलिए कि यहाँ से हम लोग को 2D समझ में अच्छा से आ जाएगा। जैसे ये हमने इस चीज़ को अब 2 तरीक़ा से, एक एटम के सामने एटम को रखते चलेंगे और दूसरा में एटम के गड्ढा में एटम को रखते चलेंगे, तो अरेंजमेंट अलग अलग आएगा। तो ध्यान दोगे इसको कैसे बनाते हैं। बंद कर। हाँ, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो था एक अरेंजमेंट, ये हो गया कि एटम के सामने सामने एटम रखते चले गए, तो ये अरेंजमेंट आया। अब दूसरा देखते हैं, एटम के बीच जो गड्ढा बन रहा है उस गड्ढा में एटम को रखते चलते हैं, तो कौन सा अरेंजमेंट आता है। हाँ, तो देखिएगा कि इसमें क्या हो कि यही हम अरेंजमेंट 1D वाला था, ये 1D है। 1D में सिर्फ लेंथ होता है, 1D में सिर्फ लेंथ होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये गड्ढा जो बन रहा है, 2 एटम के बीच में गड्ढा, 2 एटम के बीच में गड्ढा, इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है, तो इस गड्ढा में हम एटम रखते चलेंगे, तो कौन सा अरेंजमेंट आता है। हाँ, तो देखिएगा कि अब क्या हो गया कि यहाँ से हम जब एटम के सामने सामने एटम रखते गए तो ये अरेंजमेंट आया, और एटम के बीच में ये गड्ढा में जो एटम रखते चले गए तो कुछ इस तरीक़ा का अरेंजमेंट आया। तो यहाँ पर अब हम लोगों को क्या देखना है कि अरेंजमेंट ये किस तरीक़ा का, इसमें और इसमें अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अरेंजमेंट जो है इसमें आपको दिख रहा होगा कि एटम के सामने एटम है, जैसे मतलब ये जैसा रो है, ठीक उसी तरीक़ा से, उसी के जैसा रो ये भी है, तो इसको बोलेंगे, हम मान लेते हैं कि ए टाइप का ये रो है, टाइप का। तो ये किस टाइप का रो होगा, उसके नीचे वाला। तो ध्यान दोगे सेम उसी तरीका का है, तो ये भी ए टाइप का होगा, मतलब ये भी उसी टाइप का है, ए टाइप का रो है, ये भी ए टाइप का ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों सब में। यहां आ जाओ, देखते हैं हम लोग इसमें कि ये जो रो है इसको मान ले यदि हम ए टाइप का, ये ए टाइप का रो है, ए टाइप में सजा हुआ ए टाइप का रो है, तो इसके नीचे जो आओगे या इसके ऊपर जो जाओगे तो ये अलग तरीका का रो दिखेगा आपको। ऐसे कि देखो एटम के सामने एटम नहीं है, 2 एटम के बीच गड्ढा जो उसमें है, तो ये रो जैसा था वैसा ये रो नहीं है, तो ये अलग रो आ गया। तो इसमें हम इसको मान लेते हैं, ये ए टाइप का था, अपने मन से मान लिए बी टाइप का। तो ये भी क्या होगा, ये भी जैसा ये है वैसा ये वाला रो नहीं है, तो इसको भी मान लेंगे बी टाइप का रो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब जो ये वाला है, ये वाला, इस रो के नीचे ये रो, इस रो के नीचे ये कैसा रो है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है
कि ये एटम के सामने एटम रखा हुआ है, ध्यान दोगे, जो रो ए टाइप का था ठीक उसी तरीका का यहाँ देखिए सामने सामने एटम है, इसके सामने ये एटम है, इसके सामने ये एटम है, इसके सामने ये एटम है, इसके सामने यहाँ एटम होगा, इसके सामने भी यहाँ एटम होगा। तो जैसा रो ये ए टाइप का ए वाला रो था ठीक उसी तरीका से ये रो क्रिएट होगा, तो ये भी बोल देंगे ए टाइप का है। और वैसा ही जैसा ये रो ए टाइप का था उसी तरीका से ये रो आ जाएगा, क्योंकि इसके सामने देखिए सामने सामने एटम है, तो सामने है तो ये भी ए टाइप का रो। इस तरीका से अब हम इस सजावट को, ध्यान दीजिएगा, इस सजावट को नाम देने वाले हैं। ये जो सजावट आया है, ये सजावट जो अरेंजमेंट है, ए लेयर रिपीट हो रहा है, ए टाइप का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट होगा। एक चीज यहां पर देख लो, ये ए टाइप का नहीं होगा, ए बी लेयर रिपीट हो रहा है, तो ए बी रिपीटेशन है, ए बी रिपीटेशन है, तो ये ए बी टाइप अरेंजमेंट है। अब बात उठती है कि सर ये तो अरेंजमेंट का नाम लिख दिए, ये अरेंजमेंट का टाइप जो है ये अलग अलग तरीका से लिख दिए, इस अरेंजमेंट का नाम क्या होगा और इस अरेंजमेंट का नाम क्या होगा? तो ध्यान दोगे, इसके लिए क्या करना है कि आपको कोई भी एक एटम इसमें से सेलेक्ट करना है। आपको जो सेलेक्ट करना हो वो एटम सेलेक्ट कर सकते हो। एटम जो है, ध्यान दीजिएगा, जो भी अरेंजमेंट है स्पेस लेटिस का, वो एटम हर तरफ फैला हुआ है। हमने इतना ही लिया है, ऐसा नहीं कि इधर एटम नहीं है, हर तरफ एटम है, इधर भी है, इधर भी है, हर तरफ एटम बिछा हुआ है। ये बहुत दूर दूर तक होगा, तो हर तरफ एटम फैला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या है कि हमने क्या किया, इसमें से हम एक कोई एटम सेलेक्ट कर लिए। मान लो कि हमने इसमें से ये एटम सेलेक्ट कर लिया, मेरा मन हुआ कि ये सेलेक्ट कर लिए। इस एटम को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी एटम आपको मन हो, सेलेक्ट करके देखना है कि इस एटम के कांटेक्ट में कितना एटम है। ध्यान दोगे, इस एटम को ये एटम टच कर रहा है, ये एटम टच कर रहा है, एक ये एटम टच कर रहा है और ये एक एटम टच कर रहा है। जितना एटम टच कर रहा है जिसको आप सेलेक्ट किए हो, उस एटम के सेंटर से मिला दो सबको, सभी सेंटर को, और जो ज्योमेट्री आएगा उसी से उसका नाम रख दोगे। ये आ गया, ये देखो, ये देखो और ये देखो, ये चारों साइड जो हैं, ये और ये सभी इक्वल होंगे, तो ये स्क्वायर वर्ग बन जाएगा और इस अरेंजमेंट का नाम होगा स्क्वायर क्लोजेस्ट पैकिंग, स्क्वायर क्लोजेस्ट पैकिंग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग SCP। इसमें जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट ध्यान दोगे, इसमें भी आप किसी एक एटम को सेलेक्ट करो। एक एटम को हमने सेलेक्ट कर लिया, इस एटम को कितना एटम टच कर रहा है, तो देखोगे, ध्यान दोगे, ये साइड वाला सारा एटम इसको टच कर रहा है। सभी को मिला दोगे तो जो ज्योमेट्री आएगा वहीं उसी से इसका नाम दे सकते हो आप। ये देखो, ये हेक्सागोन बन गया, तो इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। इस अरेंजमेंट का नाम होगा हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग इन 2D। ये 2D का बात कर रहे हैं हम लोग, ये 2D में आ गए, ये 2D की तरफ मूव कर रहे थे, तो ये अरेंजमेंट हम लोग को मिला है 2D। ये भी 2D की तरफ, ये 1D अरेंजमेंट था, ध्यान दोगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दो एक्सिस पर एटम फैला हुआ है, एक इस इधर भी है, एक इधर भी है फैला हुआ। तो दो एक्सिस पर जैसे ही बने तो एक प्लेन बन जाएगा। इसे भी बोल सकते हो कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जो भी हो आप कंसिडर कर सकते हो कि दो एक्सिस पर एटम फैला हुआ हो, तो ये आ जाएगा। अब बात उठती है कि सर इसमें पढ़ना क्या है हम लोगों को? इसमें पढ़ना है यूनिट सेल, और वो यूनिट सेल जो है इसमें अलग अलग तरीका से हो सकता है, आपको जो कंसिडर करना हो वो कंसिडर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ सीमित यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान दोगे। इसमें यूनिट सेल जो है, यहाँ पर देखो, ये भी हो सकता है जो बना हुआ है, ये भी यूनिट सेल होता है,
इकाई कोष्टिका हो सकता है, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है इसको बार बार रिपीट करोगे, देखो ये फिर ये ऐसे करके आप रिपीट करते चले जाओ, ये एटम, ये 4 और एक 5 एटम जो है इसको बार बार रिपीट करोगे तो ये पूरा चीज़ बन जाएगा, ये सजावट। यहाँ पर भी ध्यान दोगे, एक ये यूनिट सेल तो हो ही गया ये, और इसको बार बार रिपीट करोगे तो ये चीज़ आ जाएगा आपको। ये देखो हेक्सागोनल जो ये, इसमें 7 एटम है, 7 एटम में से और पूरा हिस्सा तो है ही नहीं, तो ध्यान दोगे इसमें और भी यूनिट सेल कंसिडर किया जा सकता है, और वो कौन सा होगा? एक ये भी यूनिट सेल होगा, ध्यान देना। देखो ये कॉर्नर से हम लिए हैं सबसे अंतिम छोर से, ये भी हो सकता है यूनिट सेल, और यूनिट सेल इसमें हो सकता है, तो आप को जो मन हो वो ले सकते हो, लेकिन ये 2 यूनिट सेल यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ेंगे। तो ध्यान दोगे इसमें ये जो यूनिट सेल है इसके सिर्फ कॉर्नर पर एटम है, ध्यान दो, देखो यहाँ इसके सिर्फ कॉर्नर पर एटम है, और इसके कॉर्नर पर तो एटम है ही, उसके अलावे कहीं और भी है। तो ध्यान दोगे यूनिट सेल जो आएगा तुमको यहाँ पर ये चीज़ में, कि एक तो कॉर्नर पर आ ही रहा है, कॉर्नर के अलावा कहीं और भी हो सकता है। ध्यान दोगे ये भी यूनिट सेल बना सकते हो आप, एक यूनिट सेल आप ये भी बना सकते हो, जैसे ये रेक्टेंगल के आकार का, ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर के आकार का आ गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ए टाइप का फर्स्ट यूनिट सेल, इसको सेकंड कर देते हैं और इसको थर्ड कर देते हैं। ध्यान देना, अच्छा इसको फर्स्ट कर दें, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ध्यान देना, अब इनको हम लोग को क्या करना है, इसका डिटेल स्टडी करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ ध्यान दोगे, इसमें 2 तरीका का यूनिट सेल है। यूनिट सेल को मुख्य रूप से 2 तरीका से बांटा गया है, और वो कैसे, तो ध्यान दोगे यूनिट सेल जो होगा वो 2 तरीका का, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये क्या होता है और ये क्या होता है, ध्यान दोगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि एटम जो होंगे सिर्फ कॉर्नर पर होंगे, एटम ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, जो भी कॉर्नर होगा उस पर अगर एटम सिर्फ उपस्थित है, प्रेजेंट है कॉर्नर पर, तो वो कहलाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल ही मुख्य रूप से यही यूनिट सेल माना जाएगा, ये स्मॉलेस्ट इकाई होगा। इसमें से देख लीजिए आप 3 यूनिट सेल कंसिडर किए हम, एक ये और एक ये। इसमें से सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट यूनिट वो यही है, ध्यान दोगे सबसे छोटा यूनिट यही होगा, और ये प्रिमिटिव कहलाता है सबसे छोटा यूनिट। इसमें क्या होगा नॉन प्रिमिटिव में, एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज अदर साइड। कॉर्नर पर तो होगा ही, और भी अलग जगह पर उपस्थित होगा एटम। तो ध्यान दोगे यहां पर हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल, ये ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट सेल, इसमें ये प्रिमिटिव होगा, पहला वाला, पहला टाइप जो है ये प्रिमिटिव होगा या नॉन प्रिमिटिव। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, यहां पर बता दिए हैं। ध्यान दोगे कि इसमें सिर्फ कॉर्नर पर एटम है, तो ये हो जाएगा प्रिमिटिव। ये दूसरा जो है, दूसरा टाइप का, इसमें एटम ध्यान दोगे कि कॉर्नर पर तो है ही, उसके अलावा कहीं और भी हैं, मतलब ये बीच में भी एक है, और वो सेंटर होगा, इसका क्या होगा सेंटर। तो इसको सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं, इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल इसमें आ जाएगा, इसको नॉन प्रिमिटिव भी बोल सकते हो। तो ये नॉन प्रिमिटिव होगा, मतलब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का भी प्रकार होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी अलग अलग तरह का होता है। नॉन प्रिमिटिव अलग अलग तरह का होगा, बीसीसी, एफसीसी, ये इस टाइप का यूनिट सेल, एचसीपी, ये सब, इंड सेंटर, एज सेंटर।
तो इन सब को हम लोग पढ़ेंगे। ये टाइप ये हो गया प्रिमिटिव, ये हो गया नॉन प्रिमिटिव। यहाँ पर आ जाओ, कितने तरीका का यूनिट सेल पढ़ना है। तो एक तो यही हो गया, और भी ले सकते हो आप। जैसे ये देखो हमने ये कंसिडर कर रखा, ये ध्यान दो, ये यूनिट सेल, इसमें भी एटम ये हो गया, ये हो गया एक यूनिट सेल। और भी ले सकते हो इसमें आप, ये कंसिडर कर लो, जैसे कि आप कंसिडर कर सकते हो इसमें ये एटम, आपको जो लेना हो वो ले सकते हो, बट यहां पर जो ध्यान देना, ये कंसिडर कर सकते हो, ये यहां से ये और ये भी यूनिट सेल एक हो जाएगा। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये हो गया। और भी यूनिट सेल है इसमें, इसको भी कंसिडर कर सकते हो आप, उसको भी पढ़ सकते हो, ध्यान दोगे। ये एक अलग तरह का बनाते हैं, इसको आप अपने मन से भी ले सकते हो। देखो यहाँ ध्यान दो, ये यूनिट सेल, और इसका भी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल, पहला दूसरा तीसरा, ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं तीसरा, और ये मान लेते हैं चौथा। तो चलो यहाँ ध्यान दोगे। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये यूनिट सेल, इसमें बताओ ये पहला जो है ये कैसा यूनिट सेल है, पहला फर्स्ट टाइप, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव। तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर इसमें सिर्फ कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, सिर्फ इस ज्योमेट्री के कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, इसीलिए ये प्रिमिटिव होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। और प्रिमिटिव में ध्यान दोगे, इसको स्मॉलेस्ट भी बोला जाएगा। प्रिमिटिव है ही, प्रिमिटिव स्मॉलेस्ट ही होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें कॉर्नर पर ही एटम है, बीच में कहीं नहीं है, ध्यान दोगे। उसके बाद सेकेंड टाइप का जो है, इसमें सेकेंड जो टाइप है ये टाइप, इसमें कौन सा यूनिट सेल होगा? तो ये इसमें कॉर्नर पर एटम है ही, कॉर्नर के अलावा बीच में भी है, तो ये नॉन प्रिमिटिव होगा। उसके बाद तीसरा कौन सा होगा? तीसरा टाइप जो है ये नॉन प्रिमिटिव होगा, क्योंकि कॉर्नर पर एटम है ही, कॉर्नर के अलावा और कहीं है, तो नॉन प्रिमिटिव। इसको आ जाओ, इसमें देखो सिर्फ कॉर्नर पर एटम है, सिर्फ कॉर्नर पर एटम है और कहीं नहीं है, तो इसको प्रिमिटिव बोलोगे, प्रिमिटिव हो जाएगा। ये चौथा जो है ये प्रिमिटिव हो जाएगा। तो ध्यान देना, इस तरीका से हम लोग, ये सबसे छोटा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा, इससे भी छोटा ये यूनिट सेल हो जाएगा। यहाँ पर दोनों प्रिमिटिव है। तो इस तरीका से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। इसमें बहुत चीज़ पढ़ना है, इस चीज़ को आप एकदम सेट कर लें कि 1D से हम लोग 2D की तरफ कैसे मूव किए। यहाँ पर 2 एक्सिस पर एटम फैला हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि यूनिट सेल, जो उसमें पहला यूनिट सेल था, उसमें क्या क्या पढ़ना है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। पहला यूनिट सेल क्या था? तो ध्यान दोगे, फर्स्ट यूनिट सेल जो था इसमें प्रिमिटिव जो था वो था पहला, लेंगे टाइप ए टाइप का जो होगा, उसमें हम क्या लिए थे हम लोग, ये यूनिट सेल था। ये यूनिट सेल था पहला। ध्यान दोगे, यहाँ पर एटम का साइज कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सभी एटम का साइज एक ही समान होगा, वो आप बनाओगे ठीक से। ये यूनिट सेल हमने पहला ले रखा है, या जो भी हो आप अपना देख लोगे उसमें। ये हम लोग इसमें क्या क्या स्टडी करना है, तो ध्यान दोगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, ध्यान दोगे यहाँ से यहाँ को b। एंगल कितना होगा? तो आप लोग जानते हैं ये 90 डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ जानते हैं कि a और b बराबर होगा, क्योंकि इधर से दोनों एटम का ये परिधि यहाँ टच कर रहा है, तो इधर से r, ये भी r, a बराबर b होगा, दोनों ये जितना लंबाई उतना ही ये होगा, और ये r के टर्म में जो होगा, इधर से r और इधर से भी r, तो ये a है ही, और उस किसके बराबर होगा? 2r के बराबर। दूसरी बात कि गामा जो है, गामा हम लोग लिए थे पैरामीटर्स, ये एंगल जो है ये कितना है? तो ये है 90 डिग्री। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल जो है ये हमको क्या सपोर्ट करेगा, क्या हेल्प करेगा। तो ध्यान दोगे, इसको पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं जेड निकालते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है इसमें कितना एटम है। तो ध्यान दोगे, जेड जो होता है
नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर तो टोटल एटम दिख रहा है 4, लेकिन इन चारों एटम का इस वर्गाकार आकृति में पूरा हिस्सा नहीं है, कुछ ही हिस्सा है। और वो कितना हिस्सा है तो ध्यान दोगे 90 डिग्री एंगल पर कट करते हुए ये आ रहा है, ये हिस्सा ध्यान देना। तो इस तरीका से अपने पास ये टुकड़ा 4 टुकड़ा आएगा, ऐसा ऐसा टुकड़ा इधर भी आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। तो 4 टुकड़ा को आप मिला दीजिएगा तो ऐसे भी सोच सकते हैं मोटा मोटी कि एक एटम बन जाएगा इन चारों टुकड़ा को मिलाओगे। लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मैथ से हम लोग देखते हैं। ये 90 डिग्री एंगल है, मतलब पूरे वृत्त का एंगल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को 90 डिग्री एंगल पर कट कर रहे हैं हम, तो इस 360 को कितना हिस्सा में बांट दिए तो ध्यान दोगे 360/90, मतलब चौथा हिस्सा है उसका। कितना हिस्सा है? चौथा हिस्सा। मतलब ये बोलेंगे एक एटम का कितना हिस्सा है? चौथा हिस्सा, 1/4। या ऐसे कह सकते हो कि 90/360, ये 360, तो ये हो गया आपको 1/4। तो एक एटम का 1/4 हिस्सा ही इस वर्गाकार आकृति में है। तो ये बोलेंगे Z जो है यहाँ पर 1/4 हिस्सा 4 जगह से आएगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो बोलोगे कि यहाँ हो जाएगा गुना 4, क्योंकि 4 जगह से आएगा 1/4, 1/4, 1/4, तो ये मिलके कितना हो जाएगा? एक एटम बना। ये Z हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, निकटतम पड़ोसी का कुल संख्या। निकटतम पड़ोसी का कुल संख्या कैसे निकालेंगे तो ध्यान देना, ये करें हम कि इस अरेंजमेंट में जाना होगा। इसके पीछे जो अरेंजमेंट अभी अभी हम लोग देखे थे, उस अरेंजमेंट में क्या था तो ध्यान देना, एक एटम को कितना एटम टच कर रहा था। स्क्वायर अरेंजमेंट जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसमें देखना होगा। ऐसे बोल दोगे कि एक एटम को सर यहाँ पर एक एटम को ये एटम और ये एटम ही टच कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गलत। क्योंकि ये अरेंजमेंट जो है ये यूनिट सेल जो है किसी अरेंजमेंट का हिस्सा है, तो वो अरेंजमेंट है ये स्क्वायर अरेंजमेंट। तो ध्यान दोगे इसमें हम लोग को मिलेगा वो चीज़। यहाँ पर एक एटम लो कोई भी, इसमें से यही मान लो कि इसमें से बीच में से कोई भी एटम है, तो यहाँ पर कोई भी एटम लिए तो ध्यान दोगे ये एटम, इसको देखोगे कितना एटम टच कर रहा है। ये टच कर रहा है इधर वाला, ये एटम ये टच कर रहा है, ये एटम भी टच कर रहा है, और ये एटम भी टच कर रहा है यहाँ पर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर एक एटम का, किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा चौका। नंबर 4 के बाद अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग ये क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी ध्यान दोगे, पैकिंग एफिशिएंसी कहने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि आप ये बताओ कि इसमें जो एटम, ये 4 एटम है, 4 एटम का कुछ कुछ हिस्सा ही इस वर्गाकार आकृति में है। ये बताना है कि ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा जो यहाँ पर है भरा हुआ, ये कितना % है। तो ध्यान दोगे हम लोग को निकालना है भरा हुआ % कितना है, कितना इसमें भरा हुआ है। तो वो कैसे निकालोगे कि टोटल एटम जितना इसमें है, जो जिसके कारण एरिया ये जगह भर रहा है, वो ऊपर बाय डिवाइडेड बाय टोटल पूरा यूनिट सेल का जो है एरिया होगा। ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग को क्या होता है कि मार्क हम लोग का आता है 100 नंबर का एग्जाम हुआ है, तो 100 नंबर में मान लो तुमको आया 75 नंबर, तो कैसे निकालते हो? ये कितना % हुआ? 75% आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मार्क मेरा आया उसको रखते हैं ऊपर, और नीचे जो टोटल था 100 में आया है 75, ये किए, और % निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, तो ये आ जाता है 75%। तो ध्यान दोगे यहाँ पर भी वही बात करने वाले हैं, जो एरिया ऊपर में भरा हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पर एरिया
covered by atom, area covered by atom in unit cell बट्टा एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो कैसे होगा ध्यान देना, एरिया कवर्ड बाय एटम इन यूनिट सेल, एरिया जो है यहां पर ये एटम का एरिया क्या होगा, तो ये वृत्ताकार है, कैसा लग रहा है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बट्टा एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो इस एरिया ऑफ यूनिट सेल कहने का मतलब ये हुआ, एक एटम का तो एरिया हमने ये लिया, ये पूरा इसका एरिया क्या होगा, नीचे में ये नहीं यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसका एरिया क्या होगा, तो वर्गाकार है तो इसका होगा ए स्क्वायर। ध्यान दोगे ये एटम, एक एटम का ये एरिया है, मान लो कि यहाँ पर एक एटम ना आके 2 एटम आ जाए, 3 एटम आ जाए, 4 एटम आ जाए, तो क्या करोगे आप, एक एटम का एरिया ये, तो 2 एटम का एरिया करने के लिए उसको क्या करोगे, उतना संख्या से गुणा कर दोगे। मतलब यहाँ पर ये, यहाँ पर हम लोग निकाले हुए हैं कि एटम जो होगा वो जेड बोलेंगे इसको, तो यहाँ पर हम कर देंगे जेड एटम था और उसका ये गुना कर दिए, तो उतना एरिया भरा हुआ है बटा टोटल एरिया। ध्यान दोगे जेड जो है यहाँ पर अपने को कितना आया है, जेड आ गया है अपने को 1 गुना पाई आर स्क्वायर बट्टा ए जो है हम लोग वो भी निकाल लिए हैं, ये आ गया है, ए कितना आ गया है 2r है, इसका स्क्वायर कर दो, ये कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 दूना 4 आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, आ जाएगा पाई अपॉन 4। ये आप निकाल सकते हो 3.14/4, ये कैलकुलेट करने के बाद, ये भाग देने के बाद आ जाएगा 0.786। और ध्यान देना अभी तक हम लोग ये फ्रैक्शन निकाले हैं, वो एरिया ये निकला है भरा हुआ एरिया जो फ्रैक्शन में दिखा रहा है। इसको परसेंट में निकालने के लिए ध्यान दोगे, जहाँ पर जैसे यहाँ पर 100 से गुना कर दिए थे, यहाँ पर भी क्या होगा 100 से गुना कर देंगे, यहाँ पर भी 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा, तो हम लोग लास्ट में ही गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 78.6%। इसको याद रखोगे आप लोग। इसके बाद क्या आ जाता है कि इतना एरिया जब भरा हुआ है तो इसमें खाली एरिया क्या है, अनकवर्ड एरिया। कवर्ड एरिया वो कितना है, मतलब उसको बोलेंगे वॉइड, रिक्तिका, खाली जगह कितना है इसमें। तो अनकवर्ड एरिया जो होगा वो इस तरीका से निकालोगे, अनकवर्ड फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, फ्रैक्शन। ये देखो अनकवर्ड, ये परसेंट में एरिया नहीं, ये तो फ्रैक्शन में आया था, तो फ्रैक्शन जो करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 में से घटाएंगे, 1 में से घटा देंगे कितना 0.786, ये कितना आ जाएगा 0.214, और इसको निकालोगे तो फ्रैक्शन में 100 से गुना कर देना है, तो ये आ जाएगा 21.4%। मतलब इतना हिस्सा खाली है इस यूनिट सेल में। ये जो 21.4 आया है, ध्यान दोगे वो ये वाला हिस्सा है, ये जो खाली दिख रहा है ये हिस्सा खाली है, और इसका ये जो 78.6% है ये एरिया हो गया, ये जो हो तो आपको दिख रहा है ये भरा हुआ एरिया, ये भरा हुआ एरिया, ये भरा हुआ एरिया, ये 78.6 है, और ये जो खाली एरिया था वो ये हो गया। ध्यान दोगे यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से भी सूचित करते हैं, तो ईटा जो सिंबलाइज होता है ईटा का, ध्यान दोगे उसको इस तरीका से आप दिखा सकते हो कि इसको ईटा से दिखाते हैं, एन को ही थोड़ा सा क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं, तो ये ईटा से सिंबलाइज करते हैं। ये हो गया आपको पैकिंग एफिशिएंसी। इस तरीका से इतना चीज़ पढ़ना था हम लोग को इसमें। एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि एटम का एरिया ले लिया है पाई आर स्क्वायर, ये सर्कुलर मान के, लेकिन एटम होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल एटम होने के बाद हम लोगों को ये नहीं लेना चाहिए था, उसका आयतन लेना चाहिए था। तो लेकिन 2D में जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक यहाँ पर डिमेरिट समझो या जो भी समझो, यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि एटम को ये 2D में मान के चलते हैं कि ये सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई है नहीं, यहाँ पर 2D हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एरिया लेंगे
वॉल्यूम नहीं लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप का। तो ध्यान दोगे यहाँ पर ये जो है कैसा यूनिट सेल है, आप एक ऐसे बना लो, एटम इस तरीका से रख दो, ये हम लोगों ने यही चीज़ यूनिट सेल पीछे सेकंड टाइप का लिया था, ये इस तरीका से ये हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इधर वाले को ए और बी दोनों बराबर होना चाहिए। ए और बी क्या होना चाहिए, बराबर। ए और बी यहाँ पर बराबर होगा क्योंकि यहाँ जितना दूरी वहीं यहाँ भी उतना ही दूरी है। ये निकालना है आपको, ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ से ये इस मिला दो इसको, ये 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ निकालते हैं ए और बी बराबर हैं और कितने के बराबर है, तो इसको निकाल लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना है, ए स्क्वायर, इसको भी मान लो बी स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ एच स्क्वायर। तो एच जो निकालोगे यहाँ पर निकालना है आपको एच, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों बराबर है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ आ जाओ, ये लिखो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2a। ध्यान देना h को आप r के टर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ देखो ध्यान देना, h को आप, ये जो हाइपोटेनियस है, ये ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, इसमें ये r है, यहाँ एटम है, ये केंद्र है, तो यहाँ पर भी r होगा, ये भी r होगा और ये भी r होगा। ये जो h है ये 4r के बराबर है, तो हम लिखेंगे h जो है ये 4r के बराबर है और वो किसके बराबर होगा, रूट 2a के बराबर होगा। इस तरीका से यहाँ से आप निकाल सकते हो कि a बराबर कितना आया, a बराबर आ गया आपका 4r बट्टा रूट टू बट्टा रूट 2 से ऊपर नीचे सिंप्लीफाई कर दो, क्या आ जाएगा 4 रूट 2r बट्टा 2 कट जाएगा 2 रूट 2r आ जाएगा। मतलब a बराबर 2 रूट 2r आ गया आपके पास। तो a और b दोनों बराबर है, वो दोनों किसके बराबर हो, 2 रूट 2r इसके बराबर है। यहाँ गामा कितना होगा, तो ध्यान देना गामा 90 डिग्री होने वाला है। z नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम में इसमें कितना होगा, तो ध्यान दोगे सभी कॉर्नर का ये एंगल जो है 90 डिग्री है और 90 डिग्री होने के बावजूद जो है ये कितना हिस्सा होगा, ये कितना हिस्सा है इस यूनिट सेल का, 1/4। मतलब इस एटम का 1/4 हिस्सा, मतलब चौथा हिस्सा ही इसका है। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 गुना 4 जगह से आ रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये आगे ये प्लस बीच में एक एटम पूरा है, तो बीच में एक एटम पूरा होगा, तो ये इस तरीका से ये हो गया। आपको आ जाएगा यहाँ पर 1/4 गुना चाहिए 1 प्लस 1, ये आ जाएगा कितना आपको 2। ध्यान दीजिएगा, अब निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें क्या होगा, वही बात यहाँ पर भी, यहाँ पर तो दिख रहा है बिल्कुल क्लियर कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ 4 होने वाला है, क्योंकि ये एटम टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है। तो स्क्वायर अरेंजमेंट चल जाओ, वहाँ पर तो बिल्कुल दिखते रहता है, यहाँ भी दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी ईटा, पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग को निकालना है। तो एरिया कवर्ड बाय एटम इन यूनिट सेल बट्टा एरिया ऑफ यूनिट सेल, ध्यान दोगे जेड गुना पाई r स्क्वायर बट्टा ए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या होगा ए स्क्वायर एरिया। तो जेड कितना है 2 गुना पाई r स्क्वायर बट्टा ए कितना आया, ध्यान देना यहाँ पर देखो 2 रूट 2r, 2 रूट 2r का स्क्वायर कर दोगे क्या आ जाएगा 2 इंटू 4r स्क्वायर बटा 2 इंटू 4r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और रूट 2 गुना रूट 2 कितना 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 गुना r स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा r स्क्वायर कट गया 2 चौके 8 पाई बाय 4। ध्यान देना सेम पिछले जैसा आया है और ये होना भी चाहिए था। इसको जो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.786, मतलब 78.6%। इसमें वॉइड जो है वो रिक्तिका कितना हो जाएगा,
रिक्तिका को 1 माइनस ईटा फ्रैक्शन में आएगा, ये वॉइड फ्रैक्शन में आएगा तो 1 माइनस 0.786 कर दो, ये आ जाएगा 0.214 और इस तरीक़ा से ये आ जाएगा आपको 21.4%। इस तरीक़ा से ये हम लोग इसमें भी पढ़ लिए। अलग तरह का यूनिट सेल जो था, अगला टाइप उसको देखते हैं। टाइप सी जो था उसमें क्या था कि ये यूनिट सेल लिए थे हम स्क्वायर अरेंजमेंट में, ये एक और ये भी था अरेंजमेंट में, ये यूनिट सेल। यहाँ पर ये कॉर्नर वाला ये जो मिला दोगे ये आपको आयत दिखेगा। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्गाकार, आयताकार, रोम्बस के आकार का, पैरेललोग्राम के आकार का, इस तरह टाइप का यूनिट सेल हो सकता है। तो यहाँ ध्यान दोगे ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये इसको मान लेते हैं लंबाई, इसको मान लेते हैं b, और ये मान लेते हैं ये चौड़ाई, इसको a। तो ध्यान दोगे यहाँ पर कि हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या कि लंबाई और चौड़ाई a और b दोनों बराबर नहीं है, लेकिन गामा कितने के बराबर है, वो 90 डिग्री के बराबर है। a और b बराबर नहीं है तो a इधर से r, इधर से r, a बराबर है 2r और b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा आपको r, ये r, ये भी r, ये r, 4r, ये हो जाएगा। इस तरीक़ा से आगे हम लोग z देखते हैं, z कितना हो जाएगा तो जल्दी से निकाल कर यहाँ पर रख सकते हो। z ध्यान देना, z होता है टोटल नंबर ऑफ एटम इन ये यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ध्यान देना यहाँ पर 90 डिग्री है तो कॉर्नर वाला एटम जो है उसका 1/4 हिस्सा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है इस यूनिट सेल में। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 आएगा 90/360 जो हम लोग किए थे। 2D में हम लोग हिस्सा जो बांटते हैं, 2D में हम लोग लेते हैं एंगल के आधार पर और 3D में हम लोग पार्टिसिपेशन के आधार पर देखेंगे। यहाँ पर वहाँ पर एंगल 3D में बड़ी कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये 1/4 हिस्सा कितना जगह से आ रहा है, 4 जगह से, सभी कॉर्नर से आ रहा है। ध्यान दीजिएगा ये आ गया, प्लस ये बीच वाला एटम जो है इसका कितना हिस्सा आ रहा है। तो ध्यान दोगे यहाँ पर एंगल देख लो ना, ये एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री जब होगा तो ये आधा हिस्सा होना चाहिए, 180/360 ये आ जाएगा आधा। मतलब इस एटम का आधा हिस्सा इस आयत में, इस एटम का भी आधा हिस्सा है, लेकिन इस एटम का चौथा, 1/4 इस इधर है। तो 1/4 गुना 4 और 1/2 गुना 2 जगह से आएगा, इधर से भी और इधर से भी। इस तरीका से इसको सोल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 2, Z2 आ गया। आगे निकालते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। स्क्वायर अरेंजमेंट में है तो कुछ नहीं सोचना है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 4 होगा। एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है इस एटम को, अरे एक इधर से भी होगा तो ये भी टच करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आगे हम लोग ईटा का कैलकुलेशन करते हैं। ईटा Z गुना पाई r स्क्वायर बटा एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो इस बार a स्क्वायर कर दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये वर्ग नहीं है, a गुना b होगा। ये आयत है, ये क्या है, आयत है। तो ध्यान दोगे z कितना है, 2 गुना पाई r स्क्वायर बटा a कितना है 2r, b कितना है 4r, दोनों को गुना कर दो, r कट जाएगा। इस तरीका से 2 कट गया, π/4, क्या बात है, फिर से π/4 आया, मतलब 0.786 ही आएगा ये कैलकुलेट करने के बाद। यहाँ पर भी आना भी था यही, हम लोग को अभी भी बात किए थे कि सबका पैकिंग एफिशिएंसी समान आना चाहिए। 78.6% आ जाएगा, 100 से गुना कर दोगे। ये वॉइड कितना है, वॉइड आ जाएगा 1 माइनस ईटा। 1 माइनस ईटा क्या है, ये 0.786, ये आ जाएगा 0.214, मतलब 21.4% खाली हिस्सा है इस यूनिट सेल में भी। अब हम लोग पढ़ते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट जो था। हेक्सागोनल अरेंजमेंट में जो यूनिट सेल हम लोग कंसिडर किए थे उसको स्टडी करेंगे। तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट में देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, सबका पैकिंग एफिशिएंसी क्या अलग अलग आता है, क्या आता है। तो ये हम लोग पहला कंसिडर करते हैं, टाइप ए जो था, मान लेते हैं ये एटम सजा हुआ है। इसमें ध्यान दोगे कि ये सभी के सेंटर को मिलाओ, ये देखो कुछ रोम्बस के आकार का बनेगा, ये रोम्बस बन जाएगा। यहाँ पर एंगल डिसाइड, ये एंगल बताना है कि एंगल कितना होगा।
ये एंगल कितना होगा, ध्यान देना, ये एंगल कितना होगा, ये कैसे बताओगे एंगल? तो एंगल बताने के लिए यहाँ पर आप थोड़ा सा मैथ लगाओ। मैथ कैसे लगाओगे कि इसको मान लेते हैं ये साइड जो है ये ए है, तो ध्यान दोगे जितना यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा। ध्यान से देखो, ये भी ए ही मान लेते हैं, इसको भी ए और बी, चलो बी मान लेते हैं, दोनों बराबर होगा, बाद में लिख देंगे। ध्यान देना, ये एटम और ये एटम दोनों कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में जब है तो आर के टर्म में यहाँ से यहाँ इस एटम का रेडियस होगा, इसका भी रेडियस यहाँ से यहाँ ये रेडियस होगा, ये इधर वाले एटम का इधर ये इधर रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो ए और बी, ध्यान देना, ए और बी यहाँ पर ए बराबर है बी के और ये 2r के बराबर है। तो इससे तो एंगल नहीं निकल जा रहा है, एंगल कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, ये एटम और ये एटम भी कांटेक्ट में है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होगा, जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था। तो ध्यान दोगे यहाँ से यहाँ 2r, तो इधर भी ये r, ये इधर से r रेडियस एटम का मान लिया है, तो ये r, तो ध्यान दोगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब ध्यान दोगे ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरीका से हम लोग को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ बताने वाले हैं कि ये जो होगा इधर ये एंगल, ध्यान देना, ये आर हटा दें हम थोड़ा देर के लिए, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ठीक इसी तरीका से जो ये बना हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक इसी तरीका से ऊपर भी बना हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इधर वाला भी 60, मतलब ये पूरा एंगल 120 डिग्री आया। पहले लिख देते हैं इसे तो आपको समझ में नहीं आता, इसको हम मिटा के लिख दें, ये एंगल 120 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी देखे हैं ये कितना होगा, 60 डिग्री। चलो अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं कि ये 120 डिग्री, गामा यहाँ पर क्या आ गया, गामा 2 आ गया, एक आया 60 डिग्री, एक आया 120 डिग्री। तो इस तरीका से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जेड निकालते हैं। जेड होता है टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ कितना एटम है इस रोम्बस जो ये बना हुआ है, एक एंगल 60 एक 120 है, तो इसमें हमको ये बताओ कि कितना एटम पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। 1 2 3 4 एटम नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि चारों एटम का कुछ कुछ हिस्सा ही इस यूनिट सेल में है, ये रोम्बस में। तो हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कितना आ रहा है, ये कितना आ जाएगा। तो ध्यान देना, इस एटम का ये पूरा एंगल जो है सर्कल का 360 होगा और वो कट हो रहा है 60 डिग्री पर, मतलब कितना हिस्सा आ रहा है, 60/360, 1/6 इस एटम का 1/6 हिस्सा ही इस रोम्बस में है। और वो कितना जगह से आ रहा है, 1/6 हिस्सा, 6 हिस्सा, 1/6 भाग, ये 6th भाग बोलोगे या एटम का, ये कितना जगह से आ रहा है, एक इधर से और एक इस तरफ से भी आ रहा है, 2 जगह से। ये हो गया। प्लस यहां देखो ये कितना हिस्सा है, ये कितना हिस्सा है बताओ, ये हो जाएगा कितना, 120 एंगल से कट कर रहे हो 360 को, ये कितना हिस्सा आ जाएगा, 1/3। तो ये आ जाएगा 1/3 कितना जगह से, एक इधर से और एक इधर से, 2 जगह से। इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आ जाता है, एक आ जाएगा, 3/3 एक आया, मतलब जेड का ये जो आएगा जेड वैल्यू कितना आ गया। ऐसे भी देख सकते हो आप कि ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, चारों टुकड़ा को मिला दोगे तो एक एटम तैयार हो जाएगा, वहीं ये आया है एक। ध्यान देना, आगे हम लोग को पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर स्क्वायर अरेंजमेंट में जो था वो नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एटम का सजावट अलग है। तो यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट नेबर, मतलब निकटतम पड़ोसी कितना होगा। जैसे हम एक एटम ये कंसीडर कर ले, इस एटम का निकटतम पड़ोसी कौन कौन है, तो ध्यान दोगे निकटतम उसको बोलेंगे जो इसको टच कर रहा होगा। बगल वाला, एक होता है सराउंड करना, ध्यान दोगे, एक होता है सराउंड करना, एक होता है टच करना। सराउंड, इस एटम को ये सारे एटम सराउंड कर रहे हैं, इधर भी होगा एटम, बहुत दूर दूर तक ये फैला हुआ है,
बहुत सारे एटम इसको सराउंड कर रहे हैं, लेकिन इसके टच में, कांटेक्ट में नियरेस्ट नेवर जो है वो सिर्फ ये है। ये एटम टच कर रहा है इधर से ये एटम टच कर रहा है, इधर से ये एटम टच कर रहा है, इधर से ये एटम टच कर रहा है, इधर से ये एटम टच कर रहा है और इधर से ये एटम टच कर रहा है। टोटल 6 एटम टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो सराउंड करना और टच करना दोनों में अंतर है। नियरेस्ट नेबर जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे पढ़ते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी हो जाएगा एरिया कवर्ड बाय एटम जेड गुना एरिया एक एटम का पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर मान के चल रहे हैं यहां पर हम लोग, ये डिवाइडेड बाय इसका एरिया, रोम्बस का। इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो ध्यान देना, एरिया 2 तरीका से इसका निकाल सकते हो। समचतुर्भुज रोम्बस का एरिया निकालने का ये तरीका भी निकाल सकते हो आप कि यहाँ से लंब डालो, ये आपको इधर से पता है, ये पता है क्योंकि टच में है, एटम 2r होगा, ये भी पता है 2r। ये आप लंब निकाल के उससे भी आप एरिया निकाल सकते हो, बट इस तरीका से हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे आसान तरीका से क्यों नहीं हम लोग यहाँ बना लें। ये रोम्बस को हम लोगों ने क्या किया, 2 समबाहु त्रिभुज में बांट दिया। तो ई टोटल का एरिया हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो जो होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये 2 समबाहु त्रिभुज का ये सम है। ध्यान दोगे यहां पर जेड कितना आया, किधर है, जेड 1 आ गया, गुना पाई आर स्क्वायर बटा 2 इंटू √3/4। ए कितना है अपने पास, ए है अपने पास 2r, ए है 2r, तो 2r यहां रखो, 2r का स्क्वायर कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब इसको सोल्व कर दो, पाई इंटू आर स्क्वायर बाय 2 इंटू √3/4 इंटू 2 दूना 4 आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 कट गया, आ गया पाई बाय 2√3, पाई बाय यहां पर 100 से गुना करेंगे परसेंट में आएगा, पाई बाय 2√3। ध्यान देना पाई का वैल्यू होता है 3.14, वाई 2 इंटू √3 का वैल्यू 1.732। इसको सोल्व करोगे आप, डिवाइड करके देखोगे तो ये आ जाएगा 0.906, 0.906 ये आ जाएगा। इसको आप परसेंटेज में बोलोगे, क्या करोगे, 100 से गुना कर देंगे, ये फ्रैक्शन है, और ये वो हिस्सा आया जो हिस्सा इसमें भरा हुआ है। मतलब ये हिस्सा जो भरा हुआ दिख रहा है उस हिस्सा को आपने निकाल लिया, इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। और ये आ गया इतना हिस्सा भरा हुआ, मतलब 90.6% ये भरा हुआ है। और यहाँ पर अब पूछ दे कि वॉइड कितना है, खाली वॉइड फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन निकालते हैं हम लोग, तो उसमें 1 में से घटाते हैं फ्रैक्शन निकालने के लिए, और परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से घटाते हैं। यहाँ 1 से घटाएंगे तो आ जाएगा 0. ये घटा देंगे 906, ये आ जाएगा आपको 0.094। परसेंट में निकालोगे तो ये आ जाएगा 9.4%। तो ये आ गया आपको वॉइड फ्रैक्शन। और पढ़ें तो एक चीज ध्यान दो, गौर से देखोगे कि स्क्वायर अरेंजमेंट जो था उसमें पैकिंग एफिशिएंसी आया था, ये तो पैकिंग एफिशिएंसी एससीपी का है, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग का, इसका आया 90.6%। मतलब ऐसा अरेंजमेंट आप करोगे तो ज्यादा हिस्सा को कवर कर पाओगे। अगर किसी भी, मान लो सेब का, आप सेब का सजावट कर रहे हो, सेब दिए आपको सजावट करने के लिए, तो ये सजावट करोगे तो ज्यादा हिस्सा भरेगा, मतलब थोड़ा सा जगह में ज्यादा सेब आ जाएगा। और अगर एससीपी आप ऐसा अरेंजमेंट करोगे तो इसमें सिर्फ इतना हिस्सा भरने वाला है, मतलब 78.6%। अभी हम लोग पीछे पड़े हैं इस चीज को कि स्क्वायर अरेंजमेंट इतना ही पैकिंग एफिशिएंसी आ रहा था। मतलब स्क्वायर अरेंजमेंट पे आप सेब को सजाओगे तो उसमें ज्यादा हिस्सा खाली बच जाएगा, कम ही हिस्सा भरेगा, लेकिन एचसीपी में ज्यादा हिस्सा भरेगा, मतलब अच्छा पैकिंग होगा। तो इस तरीका से इस पैकिंग को हम लोग बोलते हैं पुअर पैकिंग। एससीपी को पुअर पैकिंग भी बोला जाता है क्योंकि यहां पर ज्यादा हिस्सा खाली है, और इसको बोलते हैं रिच पैकिंग।
इस तरीका से हम लोग को ये समझ में आया कि पैकिंग जो होगा ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो ध्यान देना, वो पैकिंग ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। कहने का मतलब ये होगा कि दबाएंगे तो दबेगा नहीं, ज़्यादा ठोस होगा, कठोर होगा, ये मान के चलो। थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में यूज करोगे तो ज़्यादा स्टेबल जो होगा इसमें वो ये होगा, क्योंकि इसमें बहुत कम हिस्सा खाली होगा, उसको आप दबा नहीं सकते, पूरा कॉम्पैक्ट बनेगा स्ट्रक्चर, अंदर में काफ़ी नज़दीक नज़दीक एटम होगा, बहुत कम हिस्सा खाली होगा। यहाँ पर वही बात करोगे तो ज़्यादा हिस्सा खाली बच जाएगा और ये पैकिंग थोड़ा सा लेस स्टेबल होगा। हेक्सागोनल अरेंजमेंट में अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टाइप का, जो यूनिट सेल था, बी टाइप, बी या बोलो रोमन अंक में लिए थे सेकेंड। ये इसमें कौन आ जाएगा? इस यूनिट सेल में आप इसको मिला दो, ध्यान दोगे। अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? पढ़ते हैं इसमें कि यहां से यहां का डिस्टेंस इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और ये जो है एंगल यहां पर 90 डिग्री होने वाला है। ये 90 डिग्री होगा, सारा 90 डिग्री। ये तो रेक्टेंगल जैसा लग रहा है। तो ध्यान दोगे यहां पर क्या लिखने वाले हैं? ए बराबर बी नहीं होगा, ए बराबर बी नहीं होगा। तो होगा किसके बराबर? ए बराबर, ध्यान दोगे, ए बराबर आर के टर्म में, ये आर इधर से, इधर भी आर, तो ए बराबर 2r होगा। बट बी बराबर 2r लिखोगे, गलत हो जाएगा, नॉट इक्वल्स 2r। बी जो है उसको कैलकुलेट करना होगा, बी निकालना होगा आपको, बी। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये बेस, ये लंब परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। तो ध्यान दोगे यहां पर आपको ये पता है, ये भी पता है आर के टर्म में, ये नहीं निकाल दोगे, बिल्कुल आ जाएगा आर के टर्म में। तो ध्यान देना, ये और ये कुछ, ये जो है आपको ध्यान देना, ये कितना है आर के टर्म में? आर, ये सेंटर है इस एटम का, बीच वाले एटम का, तो ये भी आर, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस आर, ये भी आर, तो ये हो जाएगा 4r। ये तो निकालना ही है, बी को निकालना ही है, हम लोग बी रख देते हैं, बी का बी ऐसे ही। यहां से यहां जो है ये 2r है, 2r है। अब यहां से निकालोगे बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? ध्यान दोगे, कर्ण जो है इसमें, ध्यान दोगे आपको यहां बी, ये 2r, ये 4r, तो ये इसमें से इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट करके, ध्यान देना। तो इसमें क्या आ जाएगा आपको? h कितना है? 4r, इसका स्क्वायर, माइनस इसमें b कितना है? 2r, ये आ जाएगा आपको 16r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, ये आ जाएगा 12r स्क्वायर। ये आ जाने के बाद अब यहां पर आप इसको निकाल सकते हो, b बराबर हो जाएगा 2√3r। z कितना हो जाएगा? z हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो z कितना हो जाएगा? z यहाँ 90 डिग्री एंगल है, तो 1/4 हिस्सा 4 जगह से आएगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो 1/4 हिस्सा 4 जगह से आया। अब प्लस एक पूरा एटम बीच में है, तो वो हो जाएगा 2 आ जाएगा z। उसके बाद हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ दिख ही रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, टच कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ध्यान दोगे ये जेड जो निकाले हैं, इस एटम को और इस एटम को नहीं लिया, क्योंकि ये एटम और ये एटम इस आयत से बाहर है, तो इसको लेना ही नहीं है, नहीं लेना है, ये एटम आएगा ही नहीं, जेड में नहीं आएगा। आगे हम लोग इफिशिएंसी निकालते हैं, इफिशिएंसी लेते हैं जेड इंटू एक एटम का हिस्सा, ये एरिया बटा ये इसका एरिया, ये आयत के आकार का है, तो ये क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। जेड कितना है? 2, और पाई आर स्क्वायर बटा ए कितना है? 2r गुना b 2√3r, आर स्क्वायर आर आर, ये कट जाएगा। ये कट जाने के बाद अब यहां पर क्या करोगे? 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना? पाई बाय, सेम वही आ गया फिर से, पाई बाय 2√3, और ये कैलकुलेट करोगे 3.14
2 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, इसको कैलकुलेट करोगे ये भी आ जाएगा 0.906। सेम आएगा, जितना भी यूनिट सेल पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग है सभी का पैकिंग एफिशिएंसी समान आएगा और ये हो जाएगा 90.6%। इस तरीका से आप वॉइड बता सकते हो। इसमें वॉइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस ईटा, मतलब 1 माइनस 0.906 ये आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टाइप का, टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड में क्या था, ये वाला था हेक्सागोनल अरेंजमेंट में। हाँ, अब हम लोग देखते हैं ये यूनिट सेल, ये जो था इसमें क्या क्या जितना चीज़ उधर पढ़े हैं सब यहाँ भी निकालेंगे। यहाँ भी पैकिंग एफिशिएंसी समान आना चाहिए। ये ध्यान दोगे, इसमें ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर ए बराबर बी होगा और ये इधर से आर, इधर से भी आर, ये आर 2r, ये भी 2r के बराबर होगा। गामा यहाँ कितना होगा, तो ये हेक्सागोन है और हेक्सागोन का एक एंगल कितना होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री है ये एंगल 120 डिग्री, तो गामा हो जाएगा 120 डिग्री। ऐसे इसको निकालने का एक बहुत ही आसान सा फंडा है कि यहाँ से आप ये सेंटर से मिला दो सभी कॉर्नर को। देखो तो ये जो बना है ये कौन सा ट्रायंगल बना है, ये रेड वाला, ये समबाहु त्रिभुज बन गया ये, क्योंकि ये 2r, ये दोनों एटम भी कांटेक्ट में है, तो ये r, ये भी 2r, ये 2r, ये भी 2r होगा, तो दोनों तीनों हो गया ये इस तरीका से, ये और ये 2r 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 तीनों साइड बराबर हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री। इधर भी तो होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान दो ये, तो ये भी होगा 60 डिग्री, तो 60 कितना हो गया 120 डिग्री। अभी बताए थे 120 डिग्री ये एंगल होगा, तो 120 लिख दिया। आगे जेड निकालना है, जेड कितना होगा, यहाँ जेड बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें कितना है, तो ये कॉर्नर से जितना एटम, 6 एटम है कॉर्नर पर, सभी कॉर्नर मिला के 6 एटम है, तो एक एटम का 120 डिग्री एंगल से कट कर रहा है, तो 360 वृत्त का एंगल होता है, 360 में आपको 120 कट कर रहा है, तो 120 अपॉन 360 ये 1/3 आ जाएगा। 1/3 इंटू 6, 3 दूना 6, 2 और 1 3 आ गया। जेड कितना आ गया 3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है आपको 6 होगा, एक एटम को 6 एटम टच कर रहा है। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी होगा जेड गुना पाई आर स्क्वायर बट्टा इस यूनिट सेल का एरिया। इस यूनिट सेल का एरिया क्या होगा, इस यूनिट सेल का एरिया होगा, ध्यान दोगे, एक तो आप जानते होगे कि हेक्सागोन का एरिया क्या होता है, उस तरीका से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका यहां पर यह है कि यहां पर 6 समबाहु त्रिभुज बन रहा होगा, 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4 और ये 5, 6 समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और 6 समबाहु त्रिभुज है, तो ये एरिया आ जाएगा आपको इस यूनिट सेल का। तो जेड आया है अपने को 3 पाई आर स्क्वायर बटा 6 इंटू √3/4 इंटू ए कितना आया है, तो ए आया है 2r रख देंगे यहाँ पर। इसको सोल्व करोगे, ध्यान दोगे ये भी वही आएगा π/2 √3। अगर नहीं आ रहा है तो आपका गलत हो जाएगा ये चीज़। 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर बटा 6 इंटू √3/4 इंटू 2 दूना 4 आर स्क्वायर। इसको सोल्व करो, 4 4 कट जाएगा, 3 दूना 6, आर स्क्वायर कट गया, ये भी वहीं आ गया π/2 √3 0.906। तो ये आ जाएगा, परसेंट में निकालोगे 100 से गुना करोगे 90.6%। वॉइड कितना आ जाएगा, वॉइड खाली जगह, एक में से घटा दो ईटा को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी 0.906 ये आ जाएगा 0.094, ये परसेंट में आ जाएगा 9.4%। इस तरीका से हम लोग इसका भी स्टडी किए, इसमें भी पैकिंग एफिशिएंसी समान आया। हम लोग पढ़ते हैं अगला यूनिट सेल, इसमें जो था टाइप 4 वो देखते हैं। अब अगला यूनिट सेल पढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टाइप था वो लास्ट जो था, ये चौथा टाइप,
इसमें था ये ट्रायंगल बना रहा था, ये यूनिट सेल था, और ये उल्टा था या सीधा जो भी हो आप देख लीजिएगा उसमें अरेंजमेंट में। ये इसमें आपको पढ़ना है, ध्यान दोगे यहाँ ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, तो दोनों क्या होगा, दोनों के बीच रिलेशन ए और बी बराबर होगा, और ए और बी बराबर होगा आर के टर्म में कितना होगा, ये आर, इधर भी आर है, इधर भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा, इधर भी ये भी आर होगा, तो ये ए और बी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर के टर्म में 2r होगा, ये भी बी भी 2r ही होगा। तो ध्यान दोगे यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, गामा, ये हम मान लें इसको गामा, जो हम लोग लिखे हुए हैं पैरामीटर्स, गामा कितना होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तीनों साइड बराबर हैं और तीनों साइड बराबर, तो 60 डिग्री एंगल होगा, ये हो गया। अगला जेड निकालेंगे, जेड कितना आ जाएगा, अच्छा 60 डिग्री एंगल है तो इस एटम का कितना हिस्सा है इस ट्रायंगल के अंदर, 60/360, 360 को इतना हिस्सा में बांटा गया है, तो 61/6 हिस्सा है, और 1/6 हिस्सा कितना जगह से, 3 जगह से, 1/6 जगह ए यहाँ से यहाँ से यहाँ से आ रहा है, 3 दूना 6, मतलब आधा एटम ही है यहाँ पर यूनिट में। तो पैकिंग यहाँ पर निकालेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ भी 6 होने वाला है, इधर से टच करा, इधर से टच करेगा, इधर से करेगा, इधर से यहाँ 6 एटम यहाँ टच करेगा, कोऑर्डिनेशन देख लीजिएगा उस अरेंजमेंट में। आगे ईटा क्या हो जाएगा, जेड गुना पाई आर स्क्वायर, एक एटम का क्षेत्रफल बट्टा इस पूरे यूनिट सेल का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, जेड कितना है अपने को, हाफ, जेड कितना आया, हाफ, पाई आर स्क्वायर बट्टा √3/4 गुना ए कितना है, ए है 2r के बराबर, 2r के बराबर। इसको सोल्व कर दो जल्दी से, क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 को नीचे ले आते हैं, 4 को ऊपर भेज देते हैं, नीचे √3 गुना 2 दूना 4r स्क्वायर, ये इसको लपड़ा दिया, इन्होंने इसको लपड़ाया, आ गया π/2√3, संजोग से वही चीज़ आएगा 0.906, मतलब 90.6% आया यहाँ भी पैकिंग एफिशिएंसी। और वॉइड जो है यहाँ पर क्या आएगा, 1 - ईटा, मतलब 1 - 0.906, मतलब 0.9094, ये परसेंट में आ जाएगा 9.4%। इस तरीक़ा से हम लोग ये चीज़ देखें कि हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग और स्क्वायर क्लोजेस्ट पैकिंग में दोनों में अच्छा पैकिंग कौन सा है, तो अच्छा पैकिंग यही कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी आ रहा है वो स्क्वायर के कंपैरिजन में ज़्यादा आ रहा है, तो ये वाला जो है ज़्यादा स्टेबल यूनिट सेल यहाँ से होगा। इसके बाद हम लोग इस पर एक सुंदर सा सवाल करेंगे 2D में, जो आपको हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में